नमस्कार स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में महात्मा गांधी जी के सामाजिक विचार के संबंध में सामाजिक भारतीय समाज की कुरीतियां एवं उग्र विचारधारा उग्र सुधारक के रूप में महात्मा गांधी को जाने। उसके बाद महात्मा गांधी ने कुछ रचनात्मक कार्य बताए थे जिसके आधार पर भारत के सामाजिक व्यवस्था को सुधारा जा सके। उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी जी ने कोई कुछ राज सामाजिक विचार 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 प्रस्तुत किए जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कैसे भारतीय व्यवस्था को सुधारा जा सकता है और उसके संबंध में उन्होंने क्या क्या काम किया। सबसे पहले उन्होंने सांप्रदायिक एकता के संबंध में उन्होंने काम किया। सांप्रदायिक एकता जिसमें उन्होंने माना कि जितने भी धर्म होते हैं वो सभी धर्म सच्चे होते हैं और सभी धर्म में कुछ न कुछ गलती होती है, और उन्होंने माना था कि जितना प्रेम मुझे हिंदू धर्म से है उतना ही प्रेम मुझे सभी धर्मों से है। उनका मानना ये था कि जब तक हम क्या करेंगे, अंतर संबंध स्थापित नहीं करेंगे, अंतर सांप्रदायिकता एकता स्थापित नहीं करेंगे सभी धर्मों में, तब तक भारत में या भारत देश में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना नहीं कर सकते। उनका मानना था कि इस देश में शांति और सुव्यवस्था स्थापना करने के लिए हमें सांप्रदायिक एकता की महत्व को समझना चाहिए। अगर जितना बेहतर तरीके से उसे समझ पाएंगे उतनी बेहतर देश राजनीतिक दृष्टिकोण से उसे स्थापित भी कर पाएंगे। इसलिए उनका मानना था कि सांप्रदायिक एकता ज़्यादा महत्वपूर्ण। उसके साथ साथ अस्पृश्यता निवारण के संबंध में उन्होंने माना था कि अगर हम भारत के एक हिस्से को, अगर भारत की बहुसंख्यक को अगर क्या करेंगे, अगर छुआछूत की दृष्टि से उसे समाज की सामाजिक व्यवस्था से अलग रखेंगे तो हम कभी भी बेहतर व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए उनका मानना था कि हमें जितने भी हमारी लोग हैं उन सभी लोगों को क्या करना होगा, अपने पास रखना होगा। किसी भी प्रकार का अगर उनके साथ अगर छुआछूत की भावना अगर स्थापित करने के काम करेंगे तो हमने जिस परिस्थिति से निकल कर आज वर्तमान स्थिति में पहुंचे हैं उस स्थिति में दोबारा पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जो विदेशियां हैं हमारे उन्हीं उन्हीं जो कमियां हैं उससे कमियों को क्या करके वो देख कर क्या करते हैं, हम पे हमला करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिस व्यवस्था के आधार पर हम एक बेहतर एवं सशक्त भारत का निर्माण कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया था, छुआछूत या अस्पृश्यता को समाप्त करने के बाद उन्होंने बारे में उन्होंने काम किया। उसके साथ साथ नारी जागरण, तो अर्वाचीन भारतीय इतिहास की एक बड़ी विशेषता नारियों की अभूतपूर्व जागृति रही है। ब्रिटिश ब्रिटिश पूर्व भारत में सुल्तान रजिया, चांद बीबी, नूरजहां, अहिल्याबाई होलकर आदि कुछ गिनी चुनी महिलाएं को छोड़कर भारतीय स्त्रियां सामान्यतः घर की ही चारदीवारी में ही बंद रहती थी। आज भारतीय नारियों में जिस अभूतपूर्व जागरण के दर्शन हो रहे हैं, सशस्त्रों की संख्या में राजनीति में भाग लेती है और उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अपने पुरुष भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर क्या करते आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। उसका बहुत ज़्यादा जो श्रेय अगर जाता है किसी को जाता है तो महात्मा गांधी को प्राप्त है। प्रकृति और पुरुष के संगम का नाम सृष्टि और प्रकृति आधा शक, आधा शक्ति पुरुष त्रिगुणीय चेतन तथा सर्वव्यापक तत्व है। प्रकृति नारी नारी की प्रतीक है और पुरुष नर की। नर और नारी की सृष्टि के दो पहिए हैं और एक के बिना दूसरा पंगु हो जाता है। और गांधी जी के चिंतन में नारी की जो भूमिका है वो सार्वभौमिक सिद्धांत पर आधारित है। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम आधी जनसंख्या को क्या नहीं करेंगे, अपने समान शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक और सम, उसे राजनीतिक अगर महत्व अगर प्रदान नहीं करेंगे तब तक किसी भी राज्य की विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए उनका मानना था कि जितना ज़्यादा हो सके नारी के संबंध में क्या करना, अध्ययन ज़्यादा कराना, भारत में नारी की स्थितियों को बेहतर है गरिमामय बनाना। उसके साथ साथ आते क्या करना, नारियों को सिर्फ एक अंक ना मानकर क्या करना, नारी को जनसंख्या का एक मूल मानना। उसके साथ साथ जो स्त्री है वो हमारी क्या होती है, हम स्त्रियों को मालिक नहीं बल्कि मित्र होते हैं। और स्त्री का धर्म का अवतार और नारी मुक्ति आंदोलन, इन सभी चीज़ों के संबंध में उन्होंने क्या किया, काम किया। उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय नारी को जो शोचनीय स्थिति एक कारण भी उसकी आर्थिक परतंत्रता रही है। कहने का मतलब एक आर्थिक दृष्टिकोण से हमेशा एक पुरुष के गुलाम बनकर रहे हैं। तो उसके संबंध में महात्मा गांधी ने जी भी ने क्या क्या काम करने का काम किया। उसके साथ साथ दहेज प्रथा, हिंदू विवाह एक प्रमुख लक्षण, कन्यादान, माता पिता द्वारा अपनी पुत्री वर को दान में देते हैं और दान के साथ साथ कुछ दक्षिणा भी दिया जाता है। आरंभ में दहेज का यही रूप वह विवाह के अवसरों व कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिए जाने वाला दक्षिणा थी। बाद में इसका जो रूप है विकृत हो गया और कन्या के माता पिता अच्छी हैसियत के लड़कों की तलाश में मुंह मांगी रकम और साथ सामान देना प्रारंभ किया। फिर बाद में क्या एक परंपरा, एक रीति रिवाज बन गई, जिसके बाद लोगों ने क्या किया, दहेज हथियाने के लिए
निकालने के लिए क्या है, इस वधु पक्ष के साथ क्या करने लगे, विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाने लगे या बहुओं को यातनाएं देने लगे। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ी कुरीति का रूप धारण कर लिया। फिर उसके बाद क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करने लगा। तो महात्मा गांधी जी ने इस प्रकार की जो सौदा है, नीच सौदा है, उसको दूर करने के बारे में उन्होंने विचार देने की कोशिश की। इसके साथ साथ भारत में जो प्रथा पर्दा प्रथा है मुसलमानों के आने वाले के बाद, इसका इसका उद्देश्य हिंदू स्त्रियों को मुसलमान आक्रांताओं से लोलुप दृष्टि से बचाना था। जो प्रथम पर्दा प्रथा का जो शुरुआत माना जाता है कि मुसलमानों का आने के बाद से भारत में इसका उदाहरण मिलता है या देखने को मिलता है। पहले ऐसा नहीं देखा जाता था कि औरतें पर्दा करती थी, मगर स्त्री अपने आप को क्या है, जो मुगल सैनिक है उसके जो मुगल सैनिक है उस मुसलमानों से बचाने के लिए पर्दा करते थे, ऐसा माना जाता है। महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना है। फिर क्या हुआ, ये जो पर्दा का जो शुरुआत मुगलों के शासन में चालू हुआ, फिर ये एक रीति रिवाज परंपरा का धारण कर लिया। फिर बाद में लोग इसे क्या करने लगे, जो पर्दा प्रथा है स्त्रियों पर लादने प्रारंभ कर दिया, जो हानिकर होना प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद क्या, उसे स्त्री की रक्षा नहीं होती गई और स्त्री के शरीर और मन की हानि पहुंचना प्रारंभ हुआ। इससे एक क्या है, आत्मविश्वास में कमी की स्थिति पनपना प्रारंभ हो गई। तो इसी को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने भी काम किया। उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी आधुनिक शिक्षा के भी कटु आलोचक रहे हैं और भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में उनका विचार था कि हमने विश्वविद्यालय जैसी कोई विशेषता नहीं है, वो तो पश्चिमी विश्वविद्यालयों की एक निषेध और निष्प्राण नकल भर है। हम यदि हम उसे पश्चिमी सभ्यता का स्याही शोक मात्र कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और गांधी जी भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को 3 कारणों से दोषपूर्ण मानते हैं। पहला तो उनका मानना ये था कि वह देशी संस्कृति की पूर्ण उपेक्षा कर विदेशी संस्कृतियों पर आधारित है। यह हृदय और हाथ की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता और वह अपने को केवल मस्तिष्क की शिक्षा पर ही सीमित रखते हैं। इसलिए क्या है, महात्मा गांधी जी जो विदेशी शिक्षा है या वर्तमान जो शिक्षा पद्धति उसे बेहतर नहीं मानते थे। उनका मानना है कि इस प्रकार की जो शिक्षा है, हम उसे बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकता या हम स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने इस शिक्षा प्रणाली का घोर निंदा किया था। उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी ने साहित्य के जो अध्ययन है, साहित्य के अध्ययन पर भी उन्होंने क्या किया, ज़्यादा प्राथमिकता देने की कोशिश की। साहित्य के अध्ययन को कहने का मतलब ये, गांधी जी के अनुसार से मन में सुप्त भावनाओं को जागृत करने का सामर्थ्य जिसमें होता है वह कवि होता है, और वह काव्य और वही साहित्य चिरंजीवी रहेगा, जिसे लोग सुगमता से पा सकेंगे, जैसे वो आसानी से पचा सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि गांधी जी गंदे साहित्य के आलोचक थे। उनकी दृष्टि में कोई देश और भाषा गंदे साहित्य से मुक्त नहीं है। जब तक स्वार्थी और बेविचारी लोग दुनिया में रहेंगे, तब तक गंदा साहित्य प्रकट करने वाले और पढ़ने वाले रहेंगे। लेकिन जब ऐसे साहित्य का प्रचार प्रतिष्ठित माने जाने वाले अखबारों द्वारा होता है, उसका प्रचार एवं कला सेवा के नाम पर किया जाता है, तो वह भयंकर रूप धारण कर लेता है। और अत्यंत आधुनिक साहित्य तो प्रायः यही शिक्षा देता है कि विषय का भोग ही कर्तव्य और पूर्ण संयम एक पाप है, ऐसा माना जाता है। इसलिए उन्होंने माना कि एक अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और जितने भी खराब साहित्य है उन साहित्यों को क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तब हम बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। क्योंकि जो खराब साहित्य है, लोगों की जो सोचने और समझने की शक्ति है, उसे क्या करने का, बिगाड़ने का या गलत रास्तों पर ले जाने का काम करता है। उसके बाद आता है, अगर समाचार पत्र देखें तो महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक पत्र निकाले। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, हरिजन सेवक। उन्होंने समाचार पत्रों के कर्तव्यों पर पूरा भान था। गांधी जी की मान्यता थी कि समाचार पत्रों का संचालन सेवा भाव से होना चाहिए। समाचार पत्र एक भारी शक्ति है, परंतु जिस प्रकार से निरंकुश जल प्रवाह कई गाँवों में को डुबो देता है और फसल को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार निरंकुश कलम की धारा सत्यानाश कर देती है। यह निरंकुश यदि बाहरी हो तो वह इस निरंकुशता को और जहरीला साबित करने का काम करता है। अतः लाभदायक तो अंदर का ही निरंकुश निरंकुश हो सकता है। इसलिए उनका मानना था कि समाचार अगर पत्र अगर अगर स्थापित कर रहे हैं तो ऐसी समाचार व्यवस्था छापना चाहिए या निकालना चाहिए जिससे समाज को बेहतर बनाया जा सके। उसके साथ साथ गांधी जी ने सभ्यता के संबंध में भी अपने विचार देने की कोशिश की। तो गांधी जी ने पाश्चात्य सभ्यता के उसे भारी आलोचक और भारतीय सभ्यता के पुजारी के रूप में जाना जाता है। पाश्चात्य सभ्यता को उन्होंने तीन तीन दिन का तमाशा कहा और वह मानते थे कि भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है नैतिकता के विकास की ओर है, जब पश्चिमी सभ्यता अनैतिक को प्रोत्साहन देती है। इसलिए उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को असभ्यता कहा है। वे पश्चिमी सभ्यता को नास्तिक
और भारतीय सभ्यता को आस्तिक कहते थे। भारतीय भारतीय हितैषी के लिए उसकी राय थी कि जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है, उसी तरह से अपने देश की सभ्यता से चिपका रहना चाहिए। गांधी जी का निश्चय निश्चित निश्चित मत था कि दुनिया में किसी भी संस्कृति का भंडार इतना भरपूर नहीं है जितना भारतीय संस्कृति का है। हमसे उसे जानना चाहिए, हमें उसे जाना नहीं चाहिए। हमें उसके अध्ययन से दूर रखे गए हैं और उसके गुणों को जानने के लिए हमें मौका नहीं दिया गया है। हमें तो उसके अनुसार से चलना करीब करीब त्याग दिया है। बिना आधार के कोरा बौद्धिक ज्ञान वैसा ही है जैसे खुशबूदार मसाला लगाया मुर्दा। गांधी जी ने भारतीय सभ्यता की तुलना गंगा से की है और वेदों के समय से यह सभ्यता चली आ रही है। जिस तरह से गंगा ने अपनी अनेक अनेक नदी आकर मिलती है, उसी तरीके से उसी तरह देश की संस्कृति गंगा से भी अनेक संस्कृति रूपी सहायक नदी आकर मिलती है। इन सब का कोई संदेश हमारे लिए हो सकता है, तो यही हमारी दुनिया को अपनाने का, किसी अपनाने का दुश्मन ना समझे। कहने का मतलब ये कि उनका मानना कि जब तक आपकी सभ्यता से आप जुड़े रहेंगे तब तक आपका नैतिक एवं बौद्धिक विकास होता रहेगा। और जब आपने अपनी जो सभ्यता संस्कृति भारतीय सभ्यता उसको त्याग देंगे, तब आपका जो नैतिक विकास है, नैतिक एवं बौद्धिक विकास है, वो सामान्यतः रुक जाएगा। इसलिए उनका मानना था कि गांधी जी का मानना था कि हमें जो पाश्चात्य सभ्यता है उसे सिर्फ हमें क्या करने के लिए दुनिया से जुड़ने के लिए सीखना चाहिए। बाकी अपनी जो भारतीय सभ्यता है उसे क्या करना चाहिए, अपने अंतर्मन में उतार लेना चाहिए, ताकि हम अपने बौद्धिक एवं नैतिक विकास सही तरीके से कर सके। ये महात्मा गांधी जी का मानना था। उसके बाद आते हैं मादक द्रव्यों का बहिष्कार। तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि शराब, अफीम, गांजा आदि मादक द्रव्यों को, वो तो एक तो बहुत ज़्यादा घोर विरोधी थी। उनकी इच्छा थी कि लोग शराब पीना छोड़ दें, क्योंकि मद्यपान विष पान से अधिक घातक है। विष तो शरीर का हत्या करता है, मगर मद्य आत्मा को मार डालता है और मनुष्य को पशु बना देता है। गांधी जी के मद्यपान को दुर्गुण की अपेक्षा बीमारी अधिक मानते थे। गांधी जी का सरकार से लिए परामर्श था कि ऐसे विश्राम गृह खोले जहाँ थके मांदे मजदूरों को विश्राम मिले और उनके लायक खेल खेलने का अच्छा प्रबंध हो। इस योजनाओं का आचरण लोगों द्वारा मद्य निषेध की ओर प्रवृत्त करेगा। और गांधी जी का विश्वास था मद्य निषेध से जनता का शारीरिक, मानसिक और नैतिक सब प्रकार का कल्याण होगा। गांधी जी द्वारा परिवर्तित असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में शराब की दुकानों पर धरना देना एक जरूरी काम रहता था। इसलिए माना जाता है कि महात्मा गांधी जी ने माना था कि मादक द्रव्यों का जो बहिष्कार है वो सभी को करना चाहिए, ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। अंत में अगर देखें तो महात्मा गांधी जी का जो समाज दर्शन है, सामाजिक कार्यक्रम भी सत्य और अहिंसा पर भी आधारित थी। वे अहिंसा के जीवन को, धर्म को मानते थे। अगर मनुष्य अगर मनुष्य और पशु के बीच कोई मौलिक और सबसे महान अंतर है, तो वह यही है कि मनुष्य दिनों दिन इस धर्म को आधिकारिक साक्षात्कार कर रहा है। निसंदेह यह सत्य है कि हमारे अंदर छुपा हुआ पशु कई बार सहज विजय प्राप्त कर लेता है, पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह धर्म मिथ्या है। इससे तो केवल यह सिद्ध होता है कि यह आचरण में केवल कठिन है। सारा समाज अहिंसा उसी प्रकार कायम है जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी अपनी स्थिति में बनी हुई है। गांधी जी का यह दावा था कि अहिंसा सामाजिक चीज है, केवल व्यक्तिगत चीज नहीं है। गांधी जी ने भारत में की प्राय सभी सामाजिक कुरीतियों से टक्कर ली और उसके निवारण का प्रयत्न किया। उन्होंने भारत के विभिन्न जातियों एवं धर्मों के बीच एकता और सौहार्द स्थापित करने की कोशिश की। और महात्मा गांधी ने भारतीय नारियों की उन्नति के लिए अकथनीय चेष्टा की। नारी जाति के प्रति उनके हृदय में अपार सम्मान की भावना थी। वे नारी पुरुष की दासी नहीं, साथी मानते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि स्त्रियां स्वयं को अबला कहना छोड़ दे और अपने सम्मुख सीता, मैत्री, अनसुईया तथा दमयंती जैसी उदात्त सतियों के महनीय आदर्श रखें। उनका कहना था कि वह स्त्री को दृढ़पूर्वक यह मानती थी कि उसकी पवित्रता उसके सतीत्व की सर्वोच्च ढाल है। उसका सील उसका सील सर्वथा सुरक्षित है। ऐसे स्त्री को तेज मात्र से पर पुरुष समझा जाएगा और राज से बढ़ जाएगा। गांधी जी की नारी जाति को जिस अपार श्रद्धा से देखते थे, उसका अवतरण उसके अवतरण पर कुछ उन्होंने प्रकाश डालने की काम किया, जिसके आधार पर राजनीति किया और स्त्रियों की जो सोच है उसे बदला जा सके, और उनके आधार पर उन्होंने बेहतर काम करने का काम किया। तो माना जाता है कि महात्मा गांधी जी ने सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने बेहतर काम करने का काम किया, जिसमें दहेज प्रथा के संबंध में पर्दा प्रथा है। उसके बाद उसकी शिक्षा प्रणाली है, आर्थिक स्वतंत्रता है,
आर्थिक स्वतंत्रता स्त्रियों की उसके बाद आते हैं स्त्री धर्म का अवतार। स्त्री धर्म का अवतार है महात्मा गांधी जी ने कभी कभी भी स्त्रियों को अबला नहीं माना, बल्कि उन्होंने उनके विचार में स्त्री को अबला कहना उसका अपमान करना है। अगर ताकत से मतलब पार्श्व शक्ति से है तो निसंदेह पुरुष की अपेक्षा स्त्री में कम पशुता है, पर उसका इसका मतलब ये नहीं कि नैतिक शक्ति से है। अवश्य ही पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक शक्तिशाली, प्रतिभा, आत्मत्याग, सहन शक्ति, सहज जैसे गुण स्त्रियों में पुरुष से ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए उनका मानना था कि स्त्रियों को कभी अबला नहीं माना जाना चाहिए। उसके साथ साथ उन्हें पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, उसके बाद आते हैं नारी मुक्ति आंदोलन, जिसमें गत 4 दशकों से पश्चिमी देशों के और गत 2 दशकों से भारत में नारी मुक्ति आंदोलन की लहर उठी थी। इस आंदोलन का लक्ष्य नारी जाति के सदियों से आरोपित बंधनों से एवं मर्यादाओं को तोड़कर उसे हर क्षेत्र में पुरुष के समकक्ष खड़ा करना था। उसके साथ साथ भारत में आर्थिक स्थिति को सुधारना, ये भी महात्मा गांधी का उद्देश्य रहा। उसके साथ साथ मालिक नहीं या मित्र कहने का मतलब है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में पति के प्रति पत्नी के जितने कर्तव्य गिनाए गए उतने पत्नी के प्रति पति के नहीं है। अब पति पत्नी के लिए परमेश्वर है, पति पत्नी के लिए परमेश्वर है, और पत्नी पति की मंगल कामना के लिए उसके लिए व्रत रखती है। पति के शव के साथ पत्नी का चितारोहण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था, मगर गांधी जी ने इस क्रम को बदल दिया और गांधी जी के पत्नी के प्रति पति के कर्तव्यों पर बल दिया। उनका पतियों से आग्रह था कि वह पत्नी के सील की रक्षा करे और उसके मालिक न बनकर उसके सच्चे मित्र बने। और पति प्राय ज़्यादा बलवान और शिक्षित होता था, इसलिए उसे अपने पति का गुरु बन जाना चाहिए, और उसमें कोई दोष हो तो सहन करना चाहिए, और पति को चाहिए कि वह पत्नी को प्रेम से जीते, दबाव डालकर नहीं। और न ही पति पत्नी की संपत्ति, न पति पत्नी की संपत्ति, और न पति पत्नी पति की। पति एक दूसरे के पूरक है। कहने का मतलब ये कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने का, ऐसी सोच निर्माण करने का काम किया जिसके आधार पर समाज में दो दो भाग है। विश्व की, इस जगत की, इस प्रकृति की दो दो धुरी है, उसको समान रूप से स्थापित किया जा सके। उसके साथ साथ उन्होंने मानव जनसंख्या का प्राय आधा आधा अंश नारी को उन्होंने माना है, और मूल में स्त्री एवं पुरुष है दोनों को उन्होंने, इसलिए उनकी समस्या का भी तत्व असल में ही दोनों में स्थापित माना जाता है। इसलिए उन्होंने क्या है कि नारी के संबंध में या नारी उत्थान के संबंध में उन्होंने कार्य करने का काम किया, जिसके आधार पर नारी की जो स्थिति है उसे बेहतर किया जा सके। ये हो गया महात्मा गांधी जी के सामाजिक विचार, या जो समाज के लिए उन्होंने अद्वितीय काम किया। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे गांधी जी के आर्थिक विकास, आर्थिक विचार कि उन्होंने आर्थिक अर्थव्यवस्था के संबंध में किस तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने का काम किया। उन्होंने लघु कुटीर उद्योग, उत्पादन, दैनिक आवश्यकताओं को, वस्तुओं के उत्पादन के संबंध, आर्थिक विषमता का उन्मूलन, उसके साथ साथ सर्वोदय एवं समाजवाद, आर्थिक नैतिक एवं सर्व कल्याण की लक्ष्य, उसके साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आत्मिक निर्भरता, औद्योगिकरण, ग्रामीण सर्वोदय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रबल समर्थन, इन और पंचायती राज व्यवस्था, समाजवादी विचार, श्रम के प्रति सम्मान, इन सभी विचारों पर अपने इन सभी बातों पर अपने विचार देने की कोशिश की, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे।